और अफ्रीका महाद्वीप में हमने कल लास्ट जो बात की थी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात की थी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कितने देश शामिल थे? 4 देश शामिल थे। कौन कौन से? जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया। इनकी हमने बात कर ली थी। आज अपने बात करते हैं अफ्रीका के प्रमुख पर्वत एवं पठार। अफ्रीका के प्रमुख पर्वत एवं पठार। अफ्रीका के प्रमुख पर्वत एवं पठार की अपने बात करेंगे आज। एटलस के अंदर अफ्रीका महाद्वीप का जो मैप दे रखा है, प्राकृतिक जो मैप है वो निकालना है अपने को। उल्टा बन गया। इसमें हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे, सबसे पहले अपने देखेंगे दक्षिणी अफ्रीका। ये दक्षिणी अफ्रीका है इधर, है ना। और इसमें आप यहां पर देखोगे आपको मिलेगा ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। कौन सा पर्वत है? ड्रेकेंसबर्ग। कहां पर है? लगभग हम कह सकते हैं कि ये वाला जो भाग है यहां पर है, 1 नंबर। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत 1 नंबर पे नोट करेंगे। मैप के अंदर भी अपने को इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। नोट कर लिया गया? कौन से देश के अंदर है ये? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। कौन से देश में है? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। और प्राचीन वलित पर्वत है ये, प्राचीन वलित पर्वत। जिस टाइम अपने कह सकते हैं कि अरावली से तो शायद ये बाद में ही बना है, अरावली तो बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन अरावली के काल का ही है, ऐसे कह सकते हैं। प्राचीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत जानते हो ना, वलित पर्वत कैसे बनता है? जब भूमि के दो भाग, दो प्लेटें आपस में टकराती है, आपस में, जैसे मान लो ये प्लेट है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इनमें से जो प्लेट भारी होगी ना वो प्लेट नीचे जाएगी। जैसे जैसे पृथ्वी में नीचे जाएगी प्लेट, हमें पता है कि पृथ्वी में गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ता है। प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। जैसे जैसे ये गहराई में जाती है तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के कारण ये पिघल जाती है, और पिघलने के बाद में लावा के रूप में क्या बन जाती है? कोई पर्वतमाला बन जाती है। उसे वलित पर्वत के नाम से अपने जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ड्रेकेंसबर्ग पर्वत का निर्माण हुआ है। 2 नंबर पे अपने नोट करते हैं माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो आपको मिलेगा जहां हिंद महासागर लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर हिंद महासागर लिखा हुआ है, और इस हिंद महासागर के पास में आपको लिखा हुआ मिलेगा माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो के ऊपर लिखा हुआ है नैरोबी। मिल गया सभी को या नहीं मिला अभी? तो अपने बना लेते हैं लगभग लोकेशन कहाँ है इसकी। 2 नंबर पे हम यहाँ लगभग हम यहाँ पर बना सकते हैं 2 नंबर।
माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो कौन से देश में स्थित है भैया? तंजानिया देश में स्थित है। तंजानिया, तंजानिया देश में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी बता रखी है? 5895 मीटर इसकी ऊंचाई बता रखी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये। ऊंचाई लिखेंगे इसकी 5895 मीटर। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर पड़ती है आपके हिसाब से? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ग्रीनविच रेखा पर? कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। देखो इस चोटी के पास से कोई रेखा गुजर रही है? कौन सी रेखा गुजर रही है इस चोटी के आसपास? भूमध्य रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा गुजर रही है ना, लगभग थोड़ा सा अपने कह सकते हैं कि ऊपर से गुजरती है। अब भूमध्य रेखा के पास में ये चोटी है, लेकिन भूमध्य रेखा के पास में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, साल भर सूर्य की किरणें पड़ती है। दिन और रात की अवधि भूमध्य रेखा पर लगभग समान रहती है। फिर भी इसका ये चोटी वाला जो भाग है ये हमेशा ऊपर से बर्फ से ढका रहता है। बाकी और कोई ऐसी चोटी नहीं है इस भूमध्य रेखा के आसपास जो बर्फ से ढकी रहे। कौन सी चोटी ढकी रहती है? माउंट किलीमंजारो। तो एक बात इसकी बनती है कि भूमध्य रेखा के नजदीक होने के बावजूद भी, भूमध्य रेखा के नजदीक होने के बावजूद भी यह चोटी सदैव बर्फ से ढकी रहती है। सदैव बर्फ से ढकी रहती है। कौन सा? ड्रैकेंसबर्ग क्या? ड्रैकेंसबर्ग मुख्य रूप से तो ये अफ्रीका में ही पड़ता है। देख लेते हैं अपने। दूसरा देश कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? लेसोथो। हाँ हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो विस्तार है वो इसी में है, अपने अफ्रीका के अंदर ही। ध्यान में रख लेंगे अपने। ज्यादातर जो प्रश्न आता है वो तो दक्षिण अफ्रीका का ही आता है। बाई चांस दक्षिण अफ्रीका का नहीं है तो अपने कौन सा कर देंगे? लेसोथो, जो इसके अंदर लाल कलर के अंदर दिखा रखा है ना, छोटा सा देश, ये कर सकते हैं अपने, अगर दक्षिण अफ्रीका का ऑप्शन नहीं हो उस कंडीशन में। ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद माउंट केन्या। माउंट केन्या। माउंट केन्या आपको मिलेगा किली जो किलीमंजारो है इससे थोड़ा सा ऊपर, नैरोबी से थोड़ा ऊपर देखोगे ना आपको, तो माउंट किनिया आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, या उसे अपने माउंट केन्या के नाम से जानते हैं। यहां पर
माउंट केन्या। माउंट केन्या की ऊंचाई कितनी बता रखी है? 5199 मीटर ऊंचाई बता रखी है ना इसकी। कौन सा? दक्षिण में है मेरे हिसाब। देख लो लोकेशन माउंट केन्या की, दक्षिण में होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। बिल्कुल भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा थोड़ी सी ऊपर नहीं है क्या? तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने को तो जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी ऊंची चोटी है ये। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या। देश क्या? देश अपने देख लेते हैं कौन सा है। केन्या देश है। देश कौन सा है? केन्या। अगला अपने देखते हैं इसके बाद 4 नंबर पे माउंट कैमरून। माउंट कैमरून ये आपको मिलेगा जो गिन्नी की खाड़ी है ना, ये रही गिन्नी की खाड़ी। और इस गिन्नी की खाड़ी के अंदर ये बड़ा सा नी लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। इस नी के थोड़ा सा ऊपर देखो, मिल गया। कैमरून माउंट लिखा हुआ है, इसे माउंट कैमरून के नाम से अपने जानते हैं। क्या विशेष बात है माउंट कैमरून की? लगभग कौन सी लोकेशन रहेगी? ये लोकेशन रहेगी ना 4, माउंट कैमरून। जो माउंट कैमरून है ये अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सक्रिय जो हमेशा आग उगलता है। एक होता है अपने कह सकते हैं कि शांत है। एक है सुषुप्त, जिनमें अपने कह सकते हैं कि एक तो कुछ समय के लिए जो शांत है, कभी भी प्रसुप्त हो सकता है, वापस कभी भी हो सकता है। और एक बिल्कुल के मृत हो गया, जो आगे आने वाले समय के अंदर उसके फूटने की कोई संभावना नहीं है। तो ये सक्रिय है। तो लिखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। लोकेशन मिल गई सभी को, तो लिख दीजिए अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। एक तो ये बात याद रखनी है माउंट कैमरून के अंदर। और दूसरी जो बात इसमें याद रखनी है कि देखो जो माउंट कैमरून है ये सागर के पास में है या नहीं है? सागर के पास में, और भूमध्य रेखा से भी ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही पड़ता है। तो यह अफ्रीका का सर्वाधिक आर्द्र स्थान भी, आर्द्रता यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो दूसरी बात हम यहाँ पर लिखेंगे अफ्रीका का सर्वाधिक आर्द्र स्थान भी कौन सा है? यही है। तो लिखेंगे अफ्रीका का सर्वाधिक आर्द्र स्थान। कौन सा? कैमरून। क्या कैमरून की लोकेशन देख लेते हैं अपने।
तो कैमरून देश के अंदर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एटलस पर्वत श्रेणी। एटलस पर्वत श्रेणी मिल गई क्या? कहाँ है? यहाँ है। कितने नंबर है? 5 नंबर है। तो लिख दो 5 नंबर। एटलस पर्वत श्रेणी। एटलस पर्वत श्रेणी के अंदर अपने बात करें तो एक तो इसकी ये बात ध्यान रखनी है कि नवीन पर्वतमाला है। नवीन पर्वतमाला का मतलब क्या हो गया? भारत में नवीन पर्वतमाला कौन सी है? पता है कोई? शिवालिक है, क्योंकि शिवालिक सबसे अंत में बनी है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हिमालय नवीन पर्वतमाला है। लेकिन हिमालय के अंदर सबसे नवीन कौन सी है और हिमालय में सबसे पुरानी कौन सी है? ट्रांस। ट्रांस के बाद में महान, महान के बाद में मध्य और मध्य के बाद में शिवालिक। सबसे नई कौन सी हो गई? शिवालिक। तो ऐसे ही एटलस भी क्या है? नवीन वलित पर्वतमाला। ठीक है। जैसे हिमालय के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि शिवालिक है, महान है, ट्रांस है, वैसे इसमें भी है। इसमें आप देखोगे एटलस में, देखो एटलस के अंदर लिखा हुआ है उच्च एटलस, एंटी एटलस, मध्य एटलस, सहारन एटलस। इसके भी कुछ अलग अलग प्रमुख श्रेणियां हैं। जैसे हिमालय के अंदर है महान, लघु, शिवालिक, वैसे इसके अंदर कौन कौन से हैं? तो मध्य है, एंटी एटलस है, सहारन एटलस है। ये सारी इसकी श्रृंखलाएं हैं। हालांकि हमें ये याद नहीं रखनी है, हमें तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये है कहाँ और कौन से देशों के अंदर है। तो देश देख लेते हैं। विस्तार कितने देशों में विस्तार है इसका? तो लिखो, विस्तार में लिखो आप। एक तो हम इसमें लिखेंगे मोरक्को। कौन सा देश लिखेंगे? मोरक्को लिखेंगे। एक इसमें हम लिखेंगे अल्जीरिया और एक हम इसमें लिखेंगे ट्यूनीशिया। कितने देश है? 3 देश हो गए। तो लिख दीजिए मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया, तीनों देश देख लेना दूसरे मैप में लोकेशन कहाँ है। इस क्षेत्र को देख लीजिए और इस क्षेत्र को देख लीजिए। पश्चिमी सहारा में नहीं मान रखा किताबों में। क्योंकि ये जो द्वीप दे रखे हैं ना इधर, इसमें देखो आप द्वीप दे रखे हैं यहाँ पे किनारे पे। इन द्वीपों को देखो, क्या इन द्वीपों से नीचे है क्या एटलस का विस्तार? नहीं है ना एटलस का विस्तार इन द्वीपों से नीचे। तो
तो इसमें देखो ये द्वीप है जहां पर, उससे ऊपर है क्या सारा पश्चिमी सारा है जो? नहीं है, उससे नीचे है, तो इसलिए यहाँ पर विस्तार नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई? एटलस की सर्वोच्च चोटी माउंट टोबकल है ना, माउंट या टोबुकोल लिख सकते हैं, टोकोल लिख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। तो लिख देंगे सर्वोच्च चोटी। माउंट टोबकोल कौन से देश में पड़ती है माउंट टोबकोल? मोरक्को में। कौन सा देश है? मोरक्को। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4165 मीटर। मोरक्को में। अब हम बढ़ते हैं इसमें, जो पर्वत है, पर्वत प्रमुख प्रमुख पर्वत हम देख चुके हैं, यही प्रमुख पर्वत हमें याद रखने हैं। ऐसे तो आप पढ़ सकते हो, लोमा पर्वत भी पढ़ सकते हो। लोमा पर्वत कौन से देश में पड़ता है? तो इधर गिन्नी के आसपास पड़ता है लोमा पर्वत। या आप बना लो, लोमा पर्वत थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये लगभग कितने नंबर पढ़ लिए हमने? 5। यहाँ कहीं है लोमा पर्वत से। अब देख लेते हैं अपने पठार। पठार में सबसे पहले जो हम पठार देखेंगे वो पठार पढ़ेंगे हम, बी का पठार। कौन सा पठार है? ये रहा लोमा, यहाँ पे लगभग गिन्नी पड़ रहा है, थोड़ा बहुत और में भी हो सकता है, इसलिए कोई देश लिख नहीं रहे पड़े, लगभग स्थिति अपने को ध्यान रखने। गी अपने बी का पठार पढ़ रहे हैं, लगभग बी का पठार कहाँ है? यहाँ है, इस जगह। बी का पठार कौन सा देश पड़ता है? बी का पठार है जहां, अंगोला। अंगोला देश पड़ता है लगभग, तो ब्रैकेट में लिख भी देंगे अंगोला। अंगोला। 8 नंबर पे इसके बाद हम नोट करते हैं कटंगा का पठार। हाँ, कटंगा का पठार या कतांगा लिख रखा है ना इसमें, कतांगा भी सही है, कतांगा भी गलत नहीं है। बी के पठार से थोड़ा सा उत्तर पूर्व के अंदर काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर है कटंगा का पठार, या कतांगा का पठार भी बोल देते हैं इसे। ये कौन से देश में पड़ेगा? अंगोला भी है, अंगोला के आगे कौन सा देश है? कांगो। कांगो जायर बोलते हैं ना जिसे, कांगो जायर के अंदर है ये, 2 देशों में, जिसमें इसका ज्यादातर जो विस्तार है,
ज्यादातर विस्तार इसका जायर में ही है, इस देश में है ना, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य ब्रैकेट में लिखा है जायर, इसमें इसका ज्यादा विस्तार है, कांगो जायर में। जो प्रजातांत्रिक कांगो बोलते हैं ना, उसमें इसका विस्तार ज्यादा पाया जाता है। 10 डिग्री ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला पठार मालागासी का पठार। कौन सा पठार है? मालागासी का पठार। कहाँ है मालागासी का पठार? पता है किसी को? मेडागास्कर के अंदर मालागासी का पठार है वो पाया जाता है। और 10 नंबर पे हम पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है ना इथोपियन उच्च भूमि। इस इथोपियन उच्च भूमि का एक नाम मिलता है अबिसीनिया का पठार। किस नाम से जाना जाता है? अबिसीनिया का पठार भी कहा जाता है इसे। ये वाला जो भाग है, इधर वाला, इसे बोलते हैं इथोपियन उच्च भूमि। इथोपियन उच्च भूमि। और ये जो क्षेत्र है इथोपिया वाला, ये कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हुँ? कौन सी कॉफी? अबिसीनिया का पठार या इथोपियन उच्च भूमि। नोट कर लिया क्या सभी ने? बना लो इसे। और एक बात हम लिखेंगे, एक बात और लिख देते हैं कि अफ्रीका को पठारों व मरुस्थलों की भूमि कहा जाता है। या बाई चांस कोई प्रश्न आ जाए कि पठारों और मरुस्थल का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो भी कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका। ये बात हम याद रखेंगे। अभी पड़ा है ना टाइम? हुआ तो नहीं टाइम? 5 मिनट बचे। चलो बनाओ इसे।
आपको एक काम देते हैं। काम 2 प्रश्न है आपके लिए, 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लाने हैं आपको। एक तो आपको ढूंढ के लाना है विश्व की सबसे बड़ी नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। और दूसरा प्रश्न ढूंढ के लाना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ी नदी होने में और लंबी नदी होने में अंतर होता है। ये जो नदियां, लंबाई तो आप जानते ही हो, बड़ी का मतलब होता है जल की दृष्टि से। हाँ, जिसमें जल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, वो बड़ी होती है। नदी का द्रोण, हाँ द्रोण क्षेत्र, वो भी बड़ा होगा जिसकी जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होगी, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होगी, उसका द्रोण क्षेत्र ज्यादा होगा, बेसिन क्षेत्र बड़ा होगा, अपवाह तंत्र बड़ा होगा उसका। तो 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने, और ये प्रश्न इसलिए दिया ताकि आप अंतर कर सको कि सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी में अंतर होता है। जैसे अभी गलत उत्तर आया था ना कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। हाँ, तो नील नहीं, कौन सी है, अमेजन है। उत्तर मिल गया यहीं पे, लेकिन ढूंढना है अमेजन नदी कहाँ है, कहाँ से गुजरती है। जहां से अमेजन नदी गुजरती है वहां आसपास क्या है। एटलस में मिल जाएगा सारा कुछ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी महाद्वीप में हो, दूसरे में भी हो सकता है। नील तो इसी में है ही। चलो नील नदी को देख लेते हैं थोड़ा सा। नील नदी कितनी शाखाओं से मिलकर के बनी है, कौन कौन सी है, दो, श्वेत नील और नीली नील है। क्या इसमें आपको एटलस में दिखाई दे रहा है कि श्वेत नील कहां से आ रही है और नीली नील कहां से आ रही है। देखो अगर दिखाई दे रहा है तो। अच्छा, और दूसरी, दूसरी नदी का उद्गम कहां से है, अल्बर्ट झील से। आपने दोनों उत्तर बताए। अब आपको एक काम करना है, मोबाइल है ना सभी के पास, इसमें जूम करके देखना है कि वास्तव में ही क्या अल्बर्ट झील से ये नदी निकल रही है, घर पे जाके। और दूसरी, अगर आप कोई इथोपिया उच्च भूमि से बता रहे हो, कहीं और से बता रहे हो, तो वास्तव में देखना है कि क्या वास्तव में वहीं से उद्गम हो रहा है या कहीं और से हो रहा है। ये प्रश्न आएगा पेपर में, है ना। ढूंढना है, कल 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 बताना है इसका उत्तर, आज नहीं बताना। काम आपको मिल गया याद करने के लिए।